प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड अर्थात वायु पवन के भूवैज्ञानिक कार्य विषय पर जो श्रृंखला के रूप में व्याख्यान दिए जा रहे हैं, उसकी कड़ी में तीसरा पार्ट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड के पहले व्याख्यान में हमने आपको जियोलॉजिकल वर्क क्या क्या होते हैं उसके बारे में यथा विघटन, अपघटन यानी डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, और इनके माध्यम से जो शैल अपक्षय होता है वेदरिंग, उसके बारे में, और इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, इन सब प्रक्रियाओं के बारे में इंट्रोडक्टरी नोट दिया था। और जो फिजिकल एजेंसीज प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर काम करती हैं, जैसे कि वायु, पवन, सरिता यानी नदी, हिमनद यानी ग्लेशियर्स, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर, महासागर यानी ओशंस, ये सारे फिजिकल एजेंसीज किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स पर डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक्ट करते हैं, और जियोलॉजिकल वर्क के माध्यम से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को बड़े खंडों से छोटे खंडों और छोटे खंडों से महीन सेडिमेंट में तब्दील करते हैं, तथा इसके साथ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की प्रक्रियाओं में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। पहले व्याख्यान में विंड इरोजन और विंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में चर्चा की गई थी। विंड इरोजन द्वारा जो प्रक्रियाएं जैसे कि डिफ्लेशन या अपवाहन, एब्रेशन या अपघर्षण, और एट्रीशन या सन्निकर्षण के द्वारा किस प्रकार से विंड इरोजन की एक्टिविटी होती है, उसके बारे में आपको पहले व्याख्यान में चर्चा कर जानकारी दी गई। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड के बारे में भी पहले व्याख्यान में बताया गया। दूसरे व्याख्यान में जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड के पार्ट 2 जो लेक्चर थी, उसमें मैंने आपको वायु पवन द्वारा निक्षेपण यानी विंड डिपोजिशन के बारे में, तथा विंड डिपोजिशन के साथ जो विंड इरोजन की एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए वातोड स्थल रूप यानी इयोलेंट लैंडफॉर्म्स, जिसमें कि वायु दृष्टाश्म यानी वेंटिफैक्ट्स, ड्रैंकेंटर्स, छत्रक यानी मशरूम या पिठिका सेल अर्थात पेडेस्ट्रल रॉक, यार्डांग और द्वीपापगिरी यानी इंसलबर्ग, इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई थी। जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड पार्ट 3 के आज इसके व्याख्यान में मैं आपको वायु निक्षेपण से निर्मित संरचनाएं यानी जो विंड का जियोलॉजिकल वर्क का जो तीसरा एस्पेक्ट्स है डिपोजिशन, उसके साथ एसोसिएटेड दो महत्वपूर्ण संरचनाओं यानी लोएस और सैंड ड्यून्स, इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम लोएस के बारे में चर्चा करें। यह वायुड निक्षेप सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है, जो रेत के कणों से छोटे मगर मृत्तिका से बड़े होते हैं। जब हम ग्रेन साइज की बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो होता है 256 मिलीमीटर से बड़ी साइज़ का, तो उसको हम बोल्डर्स बोलते हैं। बोल्डर से छोटे कोबल होते हैं, कोबल से छोटे पेबल होते हैं, पेबल से नीचे की जो ग्रेन साइज होती है उसमें सैंड आती है, सैंड से नीचे जो आती है तो उसमें सिल्ट आती है, और सबसे महीन क्ले आती है। तो यहाँ जो लोएस हैं, जिसको वायुड निक्षेप के रूप में हम यहाँ आपके साथ उसकी जानकारी साझा कर रहे हैं,
तो इसमें जो सैंड ग्रेन्स होते हैं जो रेत के कणों से छोटे, यानी सैंड ग्रेन से छोटी साइज़ के होते हैं मगर क्ले से बड़े होते हैं। वायु द्वारा परिवहित धूल कण मरुस्थलों के किनारे या पर्वतों की ढाल पर जमा हो जाते हैं। सैंड साइज से छोटे मगर क्ले साइज से बड़े आकार के जो सेडिमेंट होते हैं वो वायु के साथ परिवहित होने के बाद जब वायु की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसके वेग में कमी आ जाती है, तो वो डेजर्ट के किनारों पर या पर्वतों के ढाल पर जमा हो जाते हैं। वह अति सूक्ष्म कणिक जमाव निर्मित होने से जो संरचनावान बनती है उसे हम लोएस कहते हैं। इनका रंग पीला या हल्का भूरा होता है। ये विभिन्न मोटाई अर्थात कुछ मीटर से लेकर 100 मीटर या इससे अधिक की भी हो सकते हैं और यह विभिन्न मोटाई की एक ढीली ढाली राशि होती है। कॉम्पैक्टनेस इसमें थोड़ी सी कम होती है। इनमें स्तरण का अभाव होता है यानी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। इनमें मृत्तिका यानी क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक यानी माइका, कैल्साइट इत्यादि के सूक्ष्म कण विद्यमान रहते हैं। लोएस के जमाव जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उत्तरी चीन, मध्य एशिया, मध्य यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यहाँ इस स्लाइड में ये लोएस के फील्ड फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स जो हैं उसमें दिखाए गए हैं। यहाँ 1 नंबर फोटोग्राफ ये है, दूसरा नंबर यह है। इन दोनों में आप देखिए कि यहाँ पर ये जो हिली टेरेन है उसके सराउंडिंग एरियाज़ में, उसके फुट हिल्स में, उसके आसपास के इलाके में ये सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो जाते हैं और यहाँ ये डेजर्ट का जो एक फ्लैंक होता है उसके ऊपर लास्ट में आकर इस प्रकार से सेडिमेंट जमा होते हैं। तो ये जो संरचना बनती है उसे हम लोएस बोलते हैं। इसके अलावा विंड डिपोजिशन के जियोलॉजिकल वर्क के द्वारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम बालू टिबे या सैंड ड्यून्स बोलते हैं। हम राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान वाले पर्टिकुलर भाग में हम देखते हैं कि सैंड ड्यून्स जो पश्चिमी ज़िले हैं बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के कुछ भागों में इस प्रकार के बालू टिबे पश्चिमी राजस्थान में और भी ज़िलों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। और जैसलमेर में तो चूँकि अगर हम जियो टूरिज़्म की बात करें तो वहाँ जो सम विलेज है वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट आते हैं, हिंदुस्तान के टूरिस्ट और फॉरेनर्स सम में आकर वहाँ के जो सैंड ड्यून्स हैं सम में, जैसलमेर के जो दौरे हैं उनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उन सैंड ड्यून्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बालू के एकत्र होने से बालू का टिबा का निर्माण मरुस्थलों में होता है, यानी सैंड ग्रेन्स की जो डिपोजिशन होती है। इन टिबों के शिखर गोल होते हैं। सामान्यतः टिबे एक साथ पाए जाते हैं। वायु के प्रवाहित होने की दिशा में ऊंची नीची भूमि, पेड़, झाड़ियों के अवरोध से वायु के मार्ग में बाधा के कारण वेग में कमी हो जाती है। यानी पहले विंड जो है जियोलॉजिकल वर्क में जो पहला काम करती है वो इरोजन का करती है, प्री एक्जिस्टिंग रॉक्स का, फिर इरोडेड मटेरियल को अपने साथ कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है दूसरी एक्टिविटी में। और जब इसके वेग परिवर्तन में प्रभाव के कारण उनकी वायु का वेग कम हो जाता है किसी अवरोध के कारण, जैसा कि यहाँ बताया आपको कि वेग वायु प्रवाहित होने की दिशा में ऊंची नीची भूमि हो, पेड़ पौधे आ जाए या कोई पर्वत आ जाए तो उसके वेग में कमी आती है, जिस कारण वायु की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप बालू कणों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। बालू कणों के जमाव से अवरोध बढ़ने पर क्रमशः और अधिक बालू कणों का निक्षेपण निरंतर चलता रहता है। एक बार जब जमाव होना शुरू हुआ तो वो खुद जो जमा हो रहा है मटेरियल वो खुद एक बैरियर के रूप में काम करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। वो अत्यधिक निक्षेपण से टीलों का निर्माण होता है। बालू टीलों की ऊंचाई मरुस्थलों में डेजर्ट में 30 मीटर से 90 मीटर तक हो सकती है और मरुस्थल का 1/3 से 1/4 तक का क्षेत्र बालू टिब्बों से आच्छादित रहता है।
बालू टिपों की रचना के लिए बालू की प्रचुरता यानी बहुत फेयर अमाउंट ऑफ सैंड इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। बालू के स्थान, वायु का तीव्र वेग, अध्यभौमिक जल स्तर की निम्न स्थिति तथा दिशा एवं वायु के मार्ग में अवरोध आवश्यक होते हैं। दीज आर द फंडामेंटल कंडीशंस विच इज utmost required for formation of sand dunes। बालू टिबा की संरचना या बनावट में पवनाभिमुख दो तरह की होती है, एक विंडवर्ड और एक लीवर्ड साइड। तो बालू टिबा जब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो इसमें जो पवनाभिमुख यानी विंडवर्ड साइड की ओर लंबा एवं उत्तल मंद ढाल और पवनाभिमुख यानी उसके अगेंस्ट पवन की डायरेक्शन की, जो विंड की डायरेक्शन है उसके विमुख, पवनाभिमुख दिशा यानी लीवर्ड साइड की और खड़ा और अवतल अधिक ढाल रहता है। यानी विंडवर्ड साइड जो है उसमें लंबा और उत्तल मंद ढाल, और जो पवनाभिमुख दिशा है उसकी ओर खड़ा और अवतल अधिक ढाल रहता है सैंड ड्यून्स में। इसमें पवन विमुख यानी जो लीवर्ड साइड है की दिशा में पवन भंवर से बालू राशि में गुफा के समान आकृति का निर्माण हो जाता है। यह पवन विमुख पार्श्व सर्पण फलक या स्लिप फेस कहलाता है। बालू के कण पवनाभिमुख, यहाँ जैसे आपको बताया पवनाभिमुख यानी विंडवर्ड साइड, पार्श्व में से उड़ाकर ले जाए जाते हैं और बालू टिब्बों के शीर्ष में गिरते हैं ऑन द टॉप ऑफ द ड्यून। वह लुढ़क कर पवन विमुख यानी लीवर्ड साइड पार्श्व के ढाल पर एकत्रित होते हैं। पवन विमुख ढाल पर बालू के कण जिस कोण पर रुकते हैं वह विश्राम कोण यानी एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक बार फिर से आपको स्पष्ट करें, बालू के कण पवनाभिमुख यानी विंडवर्ड पार्श्व से उड़ाकर ले जाए जाते हैं, वह बालू टिब्बों के शीर्ष में गिरते हैं। वह लुढ़क कर पवन विमुख यानी लीवर्ड साइड के पार्श्व के ढाल पर एकत्रित होते हैं। लीवर्ड साइड ढाल पर बालू के कण जिस कोण पर रुकते हैं वह विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। यह झुकाव 200 से 400 तक होता है तथा 20 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है तथा बालू के कणों पर निर्भर करता है। बालू टिब्बों में क्रॉस संस्तरण यानी क्रॉस बेडिंग तथा तरंग चिन्ह यानी रिपल मार्क्स पाए जाते हैं। जो सैंड ड्यून्स हैं उनमें आप देखेंगे बड़े बड़े इलाके में क्रॉस बेडिंग भी नज़र आती है और रिपल मार्क्स तरंगित रूप में आपको सैंड ड्यून्स में खूबसूरती के साथ दिखाई पड़ते हैं। अब बालू टिब्बों को आकार के आधार पर 3 प्रकार से अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स यानी दैर्घ्य बालू का टिब्बा, दूसरे हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स यानी अनुप्रस्थ बालू का टिब्बा, और तीसरे हैं पैराबोलिक सैंड ड्यून्स या परवलय बालू का टिब्बा। ये 3 प्रकार के सैंड ड्यून्स आकार के आधार पर क्लासिफाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम अनुदैर्घ्य बालू का टिब्बा यानी लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये टिब्बे मरुस्थल व आर्द्र क्षेत्रों में बनते हैं। बालू की प्रचुरता तथा वनस्पति के अभाव में इनकी उत्पत्ति होती है। एक तो सैंड, फेयर अमाउंट ऑफ सैंड इज रिक्वायर्ड, दूसरा वनस्पति का अभाव यानी वेजिटेशन उस क्षेत्र में पुअर होना चाहिए। इनमें बालू कणों का एकत्रीकरण श्रेणी की भांति लंबवत होता है। ये श्रेणियाँ प्राय समानांतर होती है तथा दांत के आकार में होती है, जिसे हम सीफ कहते हैं। भारत में मानसूनी हवाओं द्वारा समुद्री तटों पर इस प्रकार के टिब्बों का निर्माण होता है। राजस्थान के मरुस्थल भाग में इस तरह के टिब्बे मिलते हैं। इन टिब्बों का निर्माण वायु की दिशा के अनुकूल होता है। यहाँ इस स्लाइड में आप नीचे देखिए किस प्रकार से विंड डायरेक्शन को इंगित करते हुए लॉन्गिट्यूडनल डून्स यानी सीफ किस तरह से, जिसको हम अभी पहले वाली स्लाइड में हमको बताया आपको, दांत के आकार में जो सिया
और दाती होते हैं ना, जो किसान वर्ग में उपयोग में ली जाती हैं, तो वो सीव के आकार में ये दिखाई पड़ते हैं। दूसरे जो है अनुप्रस्थ बालू का टिब्बा या ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ये टिब्बे तरंग चिन्ह की आकृति के बड़े रूप में दृष्टिगत होते हैं, रिपल मार्क्स के रूप में, तथा वायु के मार्ग में बाधा आ जाने पर बालू कणों के निक्षेपण होने की दिशा में लंब रूप निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहते हैं। इनका विस्तार वायु की दिशा के लंबवत होता है। टिब्बों की समांतर कतारों के मध्य एक छोटी पट्टी होती है जिसमें वायु के हल्के झवर पैदा हो जाते हैं, जो बारीक बालू कणों को उड़ाकर मध्य भाग को गहरा करते रहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस। इनका मंद ढाल वायु की दिशा में और खड़ा ढाल प्रतिपाती दिशा में होता है। विशाल मात्रा में बालूका राशि के उड़ने से प्राय वनस्पति पूर्णतः नष्ट हो जाती है, वेजिटेशन पुअर होती है उस क्षेत्र में। बालू का टीला जहाँ अकेला होता है वहाँ निरंतर एक ही दिशा में बहने वाली हवा टीले के दोनों पार्श्वों में टीले के नुकीले और लंबे दो सिरे बना देती है। इनका ढाल पवनाभिमुख की ओर उत्तल और पवनाभिमुख की ओर अवतल होता है। ऐसे टीले चापाकार टिब्बे या बरखान कहलाते हैं। बरखान का अरबी भाषा में अर्थ अर्धचंद्राकार होता है, यानी आधे चंद्रमा जो होता है उसकी आकृति में ये टिब्बे होते हैं, जिसके दो कॉर्नर्स स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। बरखान अनुप्रस्थ टिब्बा का ही एक रूप है। इनके विस्तृत किनारों को सुरंग या हॉर्न कहते हैं, जो पवन के बहने की दिशा सूचित करते हैं। इनकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर से लेकर 15 मीटर तक होती है। ये आगे इस स्लाइड में किस प्रकार से वायु की दिशा और साथ में सरल ढाल, तीव्र ढाल, और ये आप इसमें देखिए कि ये मरुस्थल के अंदर ये तीव्र ढाल वाला क्षेत्र, ये इसका एक हॉर्न, ये दूसरा, और ये अर्धचंद्राकार स्थिति में किस प्रकार से बनता है चापाकार टिब्बा, वो इसमें यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है। इस स्लाइड में भी आप देखिए, ये सैंड एवलांचेज वाला ये स्लिप फेस और ये बरखान का फील्ड फोटोग्राफ इसमें दिखाया गया है। ये बरखान का एक मॉडल स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें विंड की डायरेक्शन और यहाँ ये हॉर्न, ये स्लिप फेस और ये किस प्रकार से बरखान बनता है, वो यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम मॉडल के हिसाब से समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। यहाँ ये ट्रांसवर्स ड्यून्स जो है उसका मॉडल समझाया गया है स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा। इसमें फेस और विंड डायरेक्शन आप देख सकते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। तीसरा जो प्रकार है बालूका टिब्बों का, उन्हें हम परवलय बालूका टिब्बा या पैराबोलिक सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इस प्रकार के बालू टिब्बों में पवनाभिमुख ढाल पर मंद ढाल होता है या घर्षण के फलस्वरूप इन पर गड्ढे बन जाते हैं। पवन विमुख ढाल तीव्र होता है, जहाँ बालू कणों का निक्षेप होता है। समुद्र तटीय भागों में पाए जाने वाले वातगत टिब्बे यानी ब्लो आउट सैंड ड्यून्स इसके उदाहरण हैं। यहाँ इसमें ये पैराबोलिक ड्यून्स का मॉडल स्कीमेटिक डायग्राम्स, यहाँ इसमें आप देखिए विंड डायरेक्शन, बीच के अलोंग ये हॉर्न ब्लो आउट वाली पोजीशन और स्लिप फेस इस मॉडल डायग्राम में स्पष्ट दिखाए गए हैं। ये लीनियर ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, स्टार ड्यून्स, बरखान, ट्रांसफर ड्यून्स किस प्रकार से बनते हैं, उनकी विभिन्न मॉडल्स की स्कीमेटिक डायग्राम्स इस स्लाइड में दिखाई गई है। इसमें आप डायरेक्शन ऑफ विंड को भी नीचे बॉटम में दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं बरखान ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स,
इनकी विंड डायरेक्शन और उनकी स्लिप फेस दिखाते हुए यहाँ स्कीमेटिक मॉडल डायग्राम में इनके फॉर्मेशन की अवस्थाओं को समझाया गया है। ये आप स्टार ड्यून्स का फील्ड फोटोग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ्स गूगल सर्च इंजन से लिए गए हैं। इनमें से कुछ फ़ोटोग्राफ कॉपीराइट के हो सकते हैं, उनको हम ड्यूली यहाँ एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों के हितार्थ एकेडमिक इंटरेस्ट में इनका यहाँ उपयोग किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी फील्ड फोटोग्राफ से इन चीज़ों को देखकर आसानी से समझ सके। तो हम ड्यूली एक्नॉलेज करते हैं इन फोटोग्राफ्स को, जिनके भी ये फ़ोटोग्राफ खींचे गए हैं। यहाँ ये और आप बरखान देख सकते हैं, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में ये बड़ा एक रेतीला टीबा। यहाँ पे भी आप देखिए फील्ड फोटोग्राफ्स सैंड ड्यून्स के खूबसूरती के साथ यहाँ इस डेजर्टिक लैंड में। यहाँ ये रिपल मार्क्स आप देख सकते हैं, किस प्रकार से फील्ड में डेजर्टिक जो सैंड ड्यून्स हैं डेजर्टिक इलाके में, उनमें हवाओं के कारण ये इस प्रकार के बदलाव रिपल मार्क्स के रूप में सतह पर दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार से ये आज के इस व्याख्यान में हमने आपको सैंड डिपोजिशन के बारे में जो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, लोएस और सैंड ड्यून्स, और सैंड ड्यून्स में भी जो उनके 3 प्रकार हैं विशेष प्रकार से, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, ट्रांसफर सैंड ड्यून्स और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, उनके बारे में आपको जानकारी दी। इस प्रकार से इन 3 श्रृंखलाबद्ध वीडियो व्याख्यान से जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड को समझाने का प्रयास किया गया। ये जो टॉपिक है जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड, इसकी PDF बनाकर भी आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दी गई है, और ये जो व्याख्यान दिए गए 3, उनको भी राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है। आप इन्हें देखें, सुनें, समझें, पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, और जो असेसमेंट इस टॉपिक पर आपको दिया जा रहा है, उनके उत्तर मुझे प्रेषित करें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने उत्तर भेज सकते हैं। कोविड-19 की महामारी के दौर में सतर्क रहें, मास्क को हर समय अपने मुंह पर लगाकर बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, और बार बार सैनिटाइजेशन का जो आपको कहा जाता है उसका भी ध्यान रखें। सतर्क रहकर कोरोना से लड़ना है। बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि इसकी वैक्सीन आ जाएगी। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, घर बैठे अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें, और जो भी प्रश्न आपको असेसमेंट में दिए गए हैं उनका उत्तर जो ये वीडियो व्याख्यान है उन्हीं में आपको मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा। तो इनके ऊपर आप गौर फरमाएं, और असेसमेंट जो असाइनमेंट है उसको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर अवश्य रूप से दें।